हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के लिए बड़ा दिन है। उनके बेटे समित द्रविड़ का जो है अंडर 19 टीम में जो है सिलेक्शन हो गया है। एक पिता को इससे बड़ी खुशखबरी और क्या मिल सकती है, मगर इस खुशखबरी के साथ जो है थोड़ी सी टेंशन भी आई है, क्योंकि इस सिलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि समित द्रविड़ का प्रदर्शन हाल के दिनों में बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि पहले उन्होंने ठीक ठाक किया है, मगर फिर भी क्या उनसे बेटर कैंडिडेट्स थे या नहीं थे? क्या यहां पर उनको अपने पिता के नाम का फायदा मिला है? ये सारे सवाल जो है ना वो सोशल मीडिया पर बहुत खड़े हो रहे हैं, उनके आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं। तो हमने कहा इस चीज के ऊपर जो है चर्चा करते हैं, बिल्कुल इस चीज पे बात करते हैं, आपको फैक्ट्स दिखाते हैं कि फैक्ट्स क्या है, और उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी कि क्या वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं है। सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद एक एक करके जो है सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। समित द्रविड़ को भारत की अंडर 19 टीम में जो है वो जगह मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जो है वो उन्हें टीम में चुना गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ रही है और अंडर 19 टीम में उनको चुन लिया गया है। 21 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में 3 वनडे और 2 4 दिवसीय मैच खेले जाएंगे और दोनों टीमों में जो है समित द्रविड़ को चुना गया है। राहुल द्रविड़ के सुपुत्र हैं। ऑलराउंडर के तौर पर समित ने जो है वो टीम में जगह बनाई है, जितना हमको इंफॉर्मेशन यहां पर मिली है। अब राहुल द्रविड़ के जैसे बड़े बेटे का नाम समित है, उन्हीं का ये चयन हुआ है। एक बड़ी खुशखबरी राहुल द्रविड़ के लिए कि भाई बेटे का चयन जो है वो टीम में हो गया है, पिता की राह पर जो है वो बेटा चल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या वो डिजर्विंग है या नहीं है, मगर उस पर बाद में आते हैं, उनके आंकड़ों पर बाद में आते हैं। मगर पहली बात ये कि राहुल द्रविड़ के लिए या किसी भी पिता के लिए उसका बेटा अगर अंडर 19 टीम में जगह बनाए या उस फील्ड में आगे बढ़ता हुआ नजर आए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? बिल्कुल। और मतलब इससे बेहतर क्या ही होगा। और देखिए क्रिकेटर मतलब आप देखते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, बिल्कुल, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, लेकिन क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि ढेरों एग्जाम्पल है नहीं बने। एग्जैक्टली कि ढेरों एग्जाम्पल है, बड़े से बड़े नाम, मतलब इतने बड़े बड़े नाम है। सुनील गावस्कर साहब का के जो बच्चे थे कुछ खास नहीं कर पाए, आए क्रिकेट के सर्किट में आए। सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी हैं, उनके बच्चे अर्जुन तेंदुलकर हैं, सर्किट में हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से मौका नहीं मिल पा रहा है। समित द्रविड़ को मौका मिला है, क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे और इस स्टेज से ऊपर जाके मेन टीम में कब जगह बना पाएंगे? बहुत वक्त है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर हो, ऐसा मोस्टली तो नहीं होता है, अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हालांकि इससे ज्यादा खुश, राहुल द्रविड़ से ज्यादा खुश इस समय कोई नहीं होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर आप हमेशा ये चाहते हैं कि भाई आपका जो बच्चा हो आप उसको भी स्पोर्ट्स में डालें, ये उनकी अपनी चाहत भी हो सकता है रही हो। खैर, अब जब क्रिकेट में उन्होंने अपना रुझान दिखाना शुरू किया है तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये एक स्टेप था, अंडर 19 लेवल पे टीम में सिलेक्शन होना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलना, ये बड़ी बात थी। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों फॉर्मेट में सेलेक्ट हुए हैं, वनडे फॉर्मेट में भी, 4 डे फॉर्मेट में भी सेलेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट तो बिल्कुल होगा राहुल द्रविड़ के लिए। चाहेंगे कि अपनी इसी कंसिस्टेंसी, इसी मेहनत को आगे लेके जाएं। जितना राहुल द्रविड़ ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, एज अ प्लेयर तो किया ही है, एज अ कोच जिस तरीके से जितना काम किया है वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसके बाद वो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अभी तक जो उन्होंने रोल निभाया है भारतीय टीम में, वही रोल अब वो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एज अ प्लेयर समित भी निभाते नजर आए। तो नो डाउट उनसे ज्यादा प्राउड फादर इस समय कोई नहीं होगा। बिल्कुल जी, उनसे ज्यादा प्राउड फादर कोई नहीं होगा और बिल्कुल होना भी इस तरीके से चाहिए। मगर अब सवाल क्या है कि भाई चलो ठीक है, एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, अगर उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया है तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां पर हो रही है आपको दिखाते हैं आंकड़े, ताकि समझ में आए कि भाई ये सवाल जवाब आखिर हो क्यों रहे हैं। समित द्रविड़ के अंडर 19 टीम में चयन पर जो है ना वो सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हालिया प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्शन पर जो है वो सवाल उठाया जा रहा है। वो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का एक टूर्नामेंट है, महाराजा T20 ट्रॉफी, उसके 10 में से उन्होंने 7 मैचेस में शिरकत की, कुल 82 रन जो है उन्होंने वहां पर बनाए हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि भाई सिर्फ 7 मैचेस में 82 रन किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है? सीनियर क्रिकेट के में अगर समित का देखें तो ये पहला बड़ा टूर्नामेंट था। उस पहले बड़े टूर्नामेंट के अंदर सीनियर क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, जो अंडर 19 लेवल से शुरू होता है, वहां पर पहले बड़े टूर्नामेंट में 10 मैचेस में से 7 खेलते हैं, 82 रन बनाते हैं, नथिंग ग्रेट। मगर अगर आप देखें पिछले साल, मतलब दिसंबर जनवरी की, पिछले साल दिसंबर इस समय और इस साल के जनवरी की अगर हम बात करें तो 2 अंडर 19 टूर्नामेंट्स हुए, वीनू मानखंड और कूच बिहार टूर्नामेंट्स। इसके अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था।
ठीक है, इसमें प्रदर्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल का जरूर रहा था। वो आंकड़े भी आपको बता देता हूं इससे पहले कि हम ये इस पे बात करें। विनू मांकन ट्रॉफी में समित ने 4 पारियों में 122 रन बनाए थे, जिसमें 87 रन उनका सर्वोच्च स्कोर था। इस बीच उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभाई थी और कर्नाटक को कूच बिहार ट्रॉफी जिताने में एक अहम रोल भी अदा किया था। समित ने 8 मैचेस में 3 अर्धशतक समेत कुल 362 रन बनाए थे कूच बिहार ट्रॉफी में और 16 विकेट भी झटके थे। मगर वो एक सीनियर लेवल का, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पेडिग्री में ऊपर के लेवल का टूर्नामेंट नहीं था। जो हाल का प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए जब उनका सिलेक्शन हो रहा है अंडर 19 टीम के अंदर, तो ये सवाल जवाब हो रहा है कि भाई किस बेसिस के ऊपर जो है उनको टीम में चुन लिया गया है। क्या पिता का नाम, उनका सरनेम, उनका हाथ तो रहेगा ही, मगर क्या उन्होंने, उनका इन्फ्लुएंस है कि उसकी वजह से जो है उनको चुना गया है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। राहुल द्रविड़ ऐसे इंसान नहीं है और इंडियन क्रिकेट टीम का जो सिस्टम है अब उस तरीके का नहीं है कि भाई ऐसी चीज़ें देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, और अब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक खिलाड़ी के तौर पे आप कभी भी एंट्री मारते हैं टीम में, आपको ये पता है कि फैंस देख रहे हैं। क्रिकेट में जितना प्यार क्रिकेट को मिलता है स्पोर्ट्स के नाम पे इंडिया में, उतना किसी गेम को नहीं मिलता है। और आप ये बात जानते हैं कि एज अ प्लेयर, और अब तो ऑडियंस वहाँ भी पहुँचने लगी है जहाँ पहले नहीं जाती थी। अब आप देखिए रणजी के मैचेस में ठीक ठाक क्राउड पहुँचती है, वहाँ पे नजरें एटलीस्ट घर से बैठे बैठे स्कोर ही देखेंगे लोग, लेकिन लोगों की नजरें बनी रहती हैं। इस तरीके की जो क्रिकेटिंग लीग्स आ रही हैं बहुत सारी, उस पे भी लोगों की लगातार नजरें बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ये कभी नहीं कर सकते हैं, बायस डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ इस खिलाड़ी ने रन भी नहीं बनाए लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया है। तो अगर सिलेक्शन हुआ है उनको खुद को साबित करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो टीम से बाहर भी कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई एक बार भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी उसको। और ना ही राहुल द्रविड़ इस तरीके का कोई प्रेशर डाल सकते हैं कि हाँ भाई चूंकि मेरा बेटा है और मैंने इतना इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है तो आप ये मेरे लिए करिए। ये राहुल द्रविड़ इस तरीके के ना इंसान है, ना ये काम वो करेंगे। मुझे लगता है कि ईजी अच्छा होगा वो यही करेंगे कि भाई और अपने बेटे पे मेहनत करें, उसको और टेक्निक सिखाएं और बेहतर क्रिकेटर के तौर पे उसको बनाएं। वो परफॉर्म करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब क्रिकेट में, पुराने ज़माने का नहीं पता लेकिन अब क्रिकेट में ट्रांसपेरेंसी बहुत आ चुकी है। अगर आप परफॉर्म करेंगे, आप एक बेहतर प्लेयर हैं, तो फिर आपको दुनिया भर की कोई राजनीति, इधर उधर की चीज़ें कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि समित द्रविड़ को ये बात राहुल द्रविड़ ने बहुत पहले ही समझा दी होगी, जब उन्होंने क्रिकेट का ये पाथ चुना होगा ना जी, कि भाई जब से आप क्रिकेट चुनना चाहते हैं, एज ए करियर प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, तो बेटा ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपकी ग्राउंड तक ही मदद कर सकता हूं, टेक्निक वाइज मदद कर सकता हूं, टेम्परामेंट वाइज एज अ कोच मेंटोर मदद कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं तो ना मैं कर पाऊंगा और ना ही इंडियन क्रिकेट में एज ऑफ नाउ वो चीजें इतनी पॉसिबल हैं। तो कहीं ना कहीं मेरिट पे उनको चुना जाएगा, मेरिट पे चुना गया है, और आगे अगर मेरिट पे परफॉर्म करते हैं तो आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपने फॉर्म को और आगे भी उनको चुना जाएगा टीम के लिए। बिल्कुल जी। और इस चीज़ पे मैं आ ही रहा था। बेसिकली मुझे ये लगता है कि जब आपने एक राह चुनी तो ये कन्वर्सेशन एक फादर एक सन के बीच में या एक फैमिली के बीच में हुआ ही होगा कि भाई मेरा स्टेचर ऐसा है, मैं आगे बढ़ूंगा, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि लोग ए तो पहले मुझसे कंपेयर करेंगे तुमको, ठीक है, तुमको उस प्रेशर को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। बी कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोग ये बोलेंगे क्योंकि ये राहुल द्रविड़ का बेटा है तो ये आगे बढ़ रहा है, इसको मौके मिल रहे हैं, उस चीज़ को भी तुम्हें स्ट्राइड में लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ये मेंटल मेकअप जो है ना, ये पहले ही राहुल द्रविड़ जितने सुलझे हुए इंसान हैं, ये अपने बेटे से ज़रूर किया गया होगा और ये किया भी जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर जो है ना, ये दुनिया जो है वो इस तरीके की बातें बोलेगी ही और आपको उसको जो है अपने स्ट्राइड में लेना ही पड़ेगा। आप उस पर इफेक्टेड नहीं हो सकते, उससे आप अपना जो ध्यान है वो भटका नहीं सकते। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और ये बातें वही मैं जो कह रहा था कि इस बात को राहुल द्रविड़ पहले ही बता चुके होंगे। बिल्कुल, अभी तो चलिए अब दुनिया की नजर आ रही है कि भाई समित द्रविड़ को चुन लिया गया, अब जाके दुनिया इस चीज को पॉइंट आउट कर रही है। और देखिए क्रिटिसाइज करने वाले हर जगह हैं। यूजुअली एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सक्सेस आती है ना तो लोग अक्सर उसको कनेक्शन या किसी नेपोटिज्म से जोड़ के देखते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारी जगह हैं जो खिलाड़ी मेहनत करके ऊपर उठेगा। मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर से बड़ा इस खिलाड़ी इस दुनिया में, इस देश में कौन हो गया? कोई नहीं है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को आज भी जूझना पड़ रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑड प्रदर्शन अच्छे आ रहे हैं।
अगर उतनी कंसिस्टेंसी से बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे तो शायद वो अपनी टीमों में चुने जाने लगेंगे। एज ऑफ नाउ वो उतना नहीं कर पा रहे उतना अच्छा, तो इसलिए वो सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारे प्राइम एग्जांपल्स हैं जो शायद इस तरीके का काम कर सकते थे, और चूंकि कंपैरिजन लगातार उनके साथ पूरे जीवन भर रहेगा तो कहीं ना कहीं इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंपैरिजन राहुल द्रविड़ चूंकि लेजेंड रहे खिलाड़ी के, ये प्रेशर जीवन भर उन पर रहेगा। लेकिन राहुल द्रविड़ मुझे लगता है जितने सुलझे हुए इंसान हैं, और वो इंसान जिसने पूरी इंडियन टीम को कोच किया है, अंडर-19 लेवल पे कोच किया है, एनसीए लेवल में कोच किया है, सीनियर टीम को कोच किया है, वो इंसान अपने बच्चे को जरूर इस बात के लिए तैयार करेगा, इस चीज के लिए कोचिंग देगा कि भाई आगे चल के प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से मेंटेन रखना है उस चीज को कि आप ज्यादा रिएक्ट भी ना करें, और जब आपको कंपेयर किया जाए मुझसे या दुनिया के और भी किसी खिलाड़ियों से तो आप वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने पे भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, और जब मेहनत आपकी हो जाएगी और अपने आप आपको सिलेक्शन मिलेगा टीम में, आप परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे तो आप टीम में बने रहेंगे। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है जो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ ने बहुत क्लियर कट बता दी होगी समित द्रविड़ को। बिल्कुल जी, और ये मेंटल मेकअप जो है ना, जितना खेल में टेक्निकलिटी जरूरी है ना, उतना आपका अच्छा मेंटल मेकअप, एक मैच्योर मेकअप जो है ना दिमाग का, वो जरूरी है। नहीं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते, चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। चलिए जी, ये बात हो गई जी समित द्रविड़ जिनका सिलेक्शन हुआ है अंडर-19 टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की टीम रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, और दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की हालत जो है ना वो खराब हो गई। 274 रनों पे टीम ऑल आउट हो गई। ठीक है, 274 रनों पर पहले बैटिंग करते हुए अपने घर पर, और आप याद रखिए 500 प्लस रन इसी रावलपिंडी के मैदान पर बांग्लादेश ने बनाए थे सेकंड इनिंग में। और आप पहली इनिंग में 274 पे ऑल आउट हो गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अर्धशतक बनाया। स्पोर्ट्स अपडेट के ग्राफिक्स जरा जो है फायर कर दें, और 3 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अर्धशतक बनाया, सैयम अयूब, शान मसूद और साथ में जो है सलमान आगा। अब सलमान आगा को भी आप फुल फ्लेज बल्लेबाज तो उस तरीके से नहीं मानोगे, ऑलराउंडर के तौर पे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। तो टॉप के बल्लेबाज जो हैं एक बार फिर बांग्लादेश के सामने ढेर हो गए। मेहदी हसन मिराज 5 विकेट 5 विकेट हॉल वो निकाल के ले गए। फिर से पिछले मैच में 3 लिया था, इस मैच में 4 लिया था, इस मैच में 5 ले लिया। इस मैच में 5 निकाल के ले गए। और इस सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान की साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। 0-1 से 2 मैच की सीरीज के अंदर पाकिस्तान पीछे है। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है या हाथ से निकल जाता है, अभी निकलता हुआ भी हो सकता है, जो जिस 274 रन पे जो ये सिमटे हैं निकल भी सकता है। अगर निकल जाता है तो पहली बार बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा देगा, और वो भी उनके घर में। एक बदनुमा दाग पाकिस्तान पर लग जाएगा। तमाम तरीके की बातें पहले ही हो चुकी हैं, एक पहला टेस्ट मैच हार के, और दूसरे टेस्ट मैच में भी कुछ ज्यादा टीम बॉन्डिंग, कुछ ज्यादा फेरबदल होता नजर नहीं आ रहा। हालत खराब, पूरी तरीके से हालत खराब। और देखिए जिस इस मैच में अगर कमबैक करना था तो आपको 500 रन बोर्ड पे लगाने थे, 450 500 रन बोर्ड पे लगाने थे। एक दिन आपके पास ऑलरेडी कम हो चुका है, पहला दिन पूरा वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, और अभी भी जो बचे हुए हैं दिन, मतलब आज का दिन तो चलिए ऑलमोस्ट निकल गया, लेकिन फिर भी अभी भी मौसम पूरे टेस्ट मैच पे जो है वो वेदर की जो शिकंजा है वो कसता नजर आएगा, बीच बीच में बारिश आ सकती है। तो आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है। यहां से अगर आपको रिजल्ट चाहिए था तो आपको पहली इनिंग में इतना बेहतर करना था कि शायद आपकी सेकंड इनिंग में जो है वो बैटिंग आए ही ना, लेकिन ये काम पाकिस्तान की टीम नहीं कर पाई है। 274 पे ऑल आउट हो गई है। वही मेहदी हसन मिराज जिन्होंने सेकंड इनिंग में 4 विकेट लेकर, शाकिब अल हसन ने 3 विकेट लेकर परेशान किया था, वही डबल जो गेंदबाज हैं उसी जोड़ी ने एक बार फिर से परेशान किया है। कहीं ना कहीं शाकिब को 1 ही विकेट मिला, 5 विकेट आपको कहीं ना कहीं मेहदी हसन मिराज ने दिला दिया, और 274 पे पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है पहली पारी में। अब यहां से बांग्लादेश के लिए मामला बड़ा आसान हो जाता है और पाकिस्तान के लिए उतना ही मुश्किल। बांग्लादेश को करना कुछ नहीं है, इस रन को बस बना के रखना है। अगर यहां से वो 400 रन, 350 रन भी ले लेते हैं, 50-100 रन की 100 रन की लीड भी अगर ले लेते हैं, 274 की जगह 374 भी बन जाता है तो मोर देन इनफ होगा। उसके बाद पाकिस्तान अंडर प्रेशर रहेगी, और मैच कितना भी आप कर लीजिए वो चीजें हॉन्ट करेंगी। जो एक मैच पहले आपके साथ हुआ है वो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, वो चीजें हॉन्ट करेंगी, और उसके बाद बिल्कुल आपका माइंडसेट मैच बचाने वाला हो जाएगा। पता नहीं किस तरीके की पिचें बनाई जाती हैं। पिच बोला भाई तेज गेंदबाजों के लिए माकूल है। पहले दिन के खेल में स्पिनर 5 विकेट ले जा रहा है,
या तो पिच में कुछ गड़बड़ है या आपकी बल्लेबाजी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। पूरे मैनेजमेंट, पूरे पीसीबी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस तरीके के पिच रीड पहले नहीं कर पाते हैं, पहले मुकाबले में पिच नहीं रीड कर पाते हैं, गलत टाइम पे डिक्लेरेशन कर देते हैं, बल्लेबाजी क्रम को सही से नहीं मेंटेन कर रहे हैं, गेंदबाजी प्लेइंग 11 सही नहीं खिला रहे हैं। क्या क्या आप ठीक करेंगे, किन किन चीजों पे आप जाएंगे? इतनी दिक्कतें हैं, और इन सब के बीच में एक चीज जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं कि टीम बॉन्डिंग अच्छी रख सकते हैं, आपसी मतभेद को भूल के जब ग्राउंड पे उतरे तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है वो काम आपसे हो नहीं रहा है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगा? पूरी तरीके से WTC के पॉइंट्स टेबल में भी काफी नीचे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यहां से पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जितना आसान होने वाला है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल नजर आ रही है, और एक खिलाड़ी के लिए और मुश्किल जो है बढ़ गई है। उनका नाम है बाबर आजम। फटाफट से उनके ग्राफिक्स प्ले कर दे, उनकी कहानी हम फटाफट से आंकड़ों में बयां कर देते हैं। उनके ऊपर खतरे के बादल जो है ना अब मंडरा रहे हैं। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरे दिन जो है दूसरे टेस्ट मैच में 31 रन बनाकर वो आउट हो गए। एक स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगेन पिछली 15 पारियों में देखें तो 50 का आंकड़ा वो टेस्ट क्रिकेट में पार नहीं कर पाए हैं। दिसंबर 2022 मतलब दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं है उनका, ठीक है। मतलब आप लगभग 2 साल आप मान लीजिए, मोटा मोटा करीब पिछले साल 5 टेस्ट मैचेस में 22.66 की औसत से 204 रन बनाए थे उन्होंने, और टेस्ट टीम से जो है ना अब उनका पत्ता कट सकता है। शाहीन शाह अफरीदी उनको, या नसीम शाह, अब उनको आपने दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाया। एक का तो चलो भाई, एक का तो फैमिली रीजंस थे, उनको बेटा हुआ है, उनका बच्चा हुआ है, तो वो उनको आपने छुट्टी दे दी। दूसरे को आपने खिलाया नहीं। अब ये तीसरे सीनियर खिलाड़ी, इन पर जो है अब वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब अगर ये नहीं चलते, पहली इनिंग्स तो चली गई, तो निपट ली। अब दूसरी में भी अगर ऐसे ही निपटेंगे तो जब इंग्लैंड आएगी ना पाकिस्तान खेलने के लिए, 3 टेस्ट मैच की शायद सीरीज है, तो वहां पर फिर बाबर आजम का पत्ता कटता हुआ भी लग सकता है। बिल्कुल कट सकता है, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है पत्ता कटते हुए। और आप एक और चीज ध्यान रखिए, तीनों फॉर्मेट में अपने आप को किंग कहते हैं। तीनों फॉर्मेट में आखिरी शतक जो आया है वो बहुत पहले आया है। बिल्कुल। दूसरी चीज, तीनों फॉर्मेट में जो सेंचुरी आई है वो कहीं बाहर नहीं आई है, पाकिस्तान में ही आई है। और अब दिक्कत कहां बढ़ गई है? जब पाकिस्तान के खिलाफ ही रन नहीं आ रहे, पाकिस्तान में ही इनफैक्ट रन नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान में खेलते हुए। लास्ट सेंचुरी नेपाल के खिलाफ मारी थी वर्ल्ड कप 2023 में, उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं मारी है। उस चीज को कितना समय बीत गया है, सारे फॉर्मेट्स खेल भी रहे हैं लगातार, लेकिन कोई रन नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। एक और एनालिसिस मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग इनको विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई विराट का भी एक वो पैच आया था जब उनके शतक नहीं लग रहे थे। 2 साल तक उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं लगाई। 70 के बाद 71वें शतक का इंतजार हम बहुत सालों तक करते रहे। भाई साहब, एक चीज आप नोट करिएगा, विराट कोहली के उस फेज में भी जो उनका एवरेज मेंटेन था ना, वो शतक बस नहीं आ रहे थे, रन उनके लगातार आ रहे थे, अर्धशतक उनके हाईएस्ट थे। उस 2 साल के टेन्योर में सबसे ज्यादा अर्धशतक भारत के लिए विराट कोहली ने ही लगाए हैं। शतक उनके बस नहीं आ रहा था, और एवरेज और स्ट्राइक रेट जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी लगातार वो मेंटेन करके चल रहे थे उस दौरान, बस शतक नहीं आ रहा था। और यहां बाबर आजम के साथ आप देखिए कि 21 के एवरेज से पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं। और एक और पारी ये चली गई वेन में जहां पे उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, शतक नहीं लगाया। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में लगातार फ्लॉप करते जा रहे हैं, और बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बात सच होती मुझे नजर आ रही है। टीम से, प्लेइंग 11 से उनको बाहर कर दिया जाएगा। और सवाल ये है कि किसको किसको बाहर करें। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है, एआई इनके यहाँ टीम सिलेक्शन कर रही है, एआई की वजह से ये लोग टीम सिलेक्शन कर पा रहे हैं। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर ही नहीं है, हम खिलाएं किसको, एप्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। जो खिलाड़ी आप खिला रहे हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, इनका प्रदर्शन हो नहीं रहा है। आप कप्तान बदलने की बात कर रहे हैं, शान मसूद, आप बाबर आजम को बदलने की बात कर रहे हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी को बदलने की बात कर रहे हैं, खिलाएंगे किसको आप? सवाल तो यही बन जाता है ना अंत में आके। और दूसरी बात भाई, अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आप देखिए चौक और चीज के बीच में ना कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यही है, ठीक है। अब चौक और ये वहां के एक्सपर्ट्स भी खुद जानते हैं। हाँ, और ये भाई चौक कौन है, चीज कौन है, ये हर कोई जानता है। और विराट कोहली से अगर विराट कोहली के साथ धैर्य रखा गया था ना, तो जैसे आपने बताया, एक तो रन बन रहे थे, दूसरी बात ये कि विराट कोहली ने उससे पहले काम इतना किया हुआ था ना कि उसका कोई जवाब नहीं था। आपको बाबर आजम के काम किए हुए याद नहीं आते हैं, बस पता नहीं वो रैंकिंग में कहीं से आते हैं, वो छोटी टीमों के खिलाफ या पाकिस्तान में, नेपाल, या हाँ वो या पाकिस्तान में रन बना के। अब तो पाकिस्तान में भी उनसे रन, अब सड़क पे भी रन नहीं बन रहे हैं। अच्छा ही होगा कि थोड़ा सा ब्रेक अगर वो ले लें और खुद देखें कि भाई कई बार क्या होता है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जी।
सड़क पे रन नहीं बन रहा, अब एयरपोर्ट बनाओ, एकदम ही बिल्कुल। चिकनी सतह चाहिए उनको, हाँ, जहाँ तब- पे तब जाके जो तब है- जाके हो सकता है। चलिए अब कि आपने वहाँ पे बनाने की कोई बात करी ना, तो बनाने की खबर दिखा दे भाई जरा। बनाने को जो है ना पसीने छूट रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ क्या है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसके लिए स्टेडियम्स का नवीनीकरण, बिल्कुल। ठीक है, उसमें पसीने छूट रहे हैं। अब उसके लिए किया क्या जा रहा है, ये शोएब मलिक का कोट प्लेट बाद में, पहले पाक मनी ग्राफिक्स जो है वो दिखा दे, ठीक है। ये बाद में दिखाएं। चलिए पहले शोएब मलिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान की हालत देखिए कि शोएब मलिक साहब बोल रहे हैं कि मैं अभी सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलता हूं, आगे भी मैं घरेलू टी20 लीग खेलता रहूंगा, मैं अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल सकता हूं, जिससे मैं अपने अनुभव को खिलाड़ियों के साथ शेयर कर सकता हूं। मैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुका हूं और मुझे पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा बनने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। अब शोएब मलिक साहब, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ये है कि शोएब मलिक जो कि डेस्परेट थे खेलने के लिए, अभी जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ उससे पहले, ठीक है, ये हो रहा था कि भाई इनको ले जाओ, एक्सपीरियंस है, ये है वो है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट से टी20 खेलने में कोई मेरी दिलचस्पी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ये हो गई है कि अब जो खिलाड़ी हैं वो भी खेलना भी नहीं चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल। अपना ही नाम खराब होगा, इससे बुरी एक मतलब जो देश के पहले क्रिकेट के कमाया लिए- हुआ है ना वो भी चले जाएगा। इससे बुरा एक देश के क्रिकेट के लिए क्या होगा। आप ये सोचिए कि मतलब इतने लेजेंडरी खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में जाके खेलते हैं। शोएब मलिक, इनका नाम बड़ा चर्चित है टी20 क्रिकेट में, स्पेशली दुनिया के हर कोने की लीग। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप निकालेंगे ना कि सबसे ज्यादा लीग्स किन बैट्समैनों ने या किन खिलाड़ियों ने खेली है, उसमें इनका नाम बिल्कुल जरूर आएगा। और ऐसे खिलाड़ी जो अभी एक्टिव हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट ही खेलते हैं, उन्होंने क्लियर बोला कि भाई वनडे और टेस्ट से मैं संन्यास ले चुका हूं। एक फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट में भी वो खिलाड़ी ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान की टी20 साइड का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप आता है तो अचानक से इमाद वसीम को बुला लिया जाता है, जो रिटायरमेंट ले चुके थे। रिटायरमेंट लेने वाले मोहम्मद आमिर को अचानक से कमबैक करा दिया जाता है। लेकिन एक एक्टिव खिलाड़ी है जो खुद कह रहा है कि नहीं भैया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक अभी भी खेल सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता हूं, मैं अभी भी दुनिया के अलग कोने कोने में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा, मैं एक्टिव क्रिकेटर हूं टी20 लीग्स में, लेकिन नेशनल टीम के लिए मुझे नहीं खेलना है। इससे ज्यादा बुरी बात पाकिस्तान के लिए क्या हो और सकती पाकिस्तान है? क्रिकेट इससे पता लगता है ना भाई कहाँ पे जा रहा है। लोग एसोसिएट उस तरीके से नहीं होना चाहते, जिन्होंने नाम बना लिया वो कह रहे हैं कि भैया बना रहे वही ठीक है, नहीं तो पता लगा इस टीम में जाके और जो है नाम ही खराब होना है। चलिए जी, अब वो आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं ब्रॉडकास्ट को अंत करने से पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या हालत है वो आपने देख ली। पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन की क्या हालत है वो आपको दिखाते हैं। हालत ये है कि पीसीबी स्टेडियम का नाम जो है वो बेचकर पैसा कमाने में जुटे। गद्दाफी स्टेडियम का नाम एक प्राइवेट बैंक को बेचा जाएगा। ये डील ऑलमोस्ट डन है, बस अनाउंस नहीं किया गया है। 5 साल की डील है जिसमें पीसीबी को जो है 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, मतलब इंडिया के मनी के अनुसार लगाओ तो 31 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे। और ये क्यों पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है इन चीज़ों से, ये रमीज़ राजा साहब ने शुरू किया था जब वो चेयरमैन थे। उन्होंने जो है एक स्टेडियम इसी तरीके से किया था, कराची वाला। अब उसके ये इसलिए कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है अगले साल, और 3 स्टेडियम्स का नवीनीकरण जो है वो चल रहा है। उस नवीनीकरण के लिए पैसे जो है ना वो कम पड़ रहे हैं, ठीक है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराने के लिए आईसीसी का तो अपना एक बजट है, वो अपने हिसाब से आपको देंगे, सब करेंगे, मगर स्टेडियम के लिए तो होस्ट नेशन को ही अपना बनाना है, सब कुछ करना है, खर्चना है, ठीक है। फिर गेट मनी भी उनको मिलेगा। अब वो पैसे भी कम पड़ रहे हैं, वो वहां पे के लिए पैसे नहीं है, तो आप जो है जहां तहां जो है पैसे जुगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। और क्या पता भैंसे बेचनी पड़े अपनी दोबारा पैसे जुटाने के लिए भी कर सकते दावे हैं। जो है वो बड़े बड़े, बिल्कुल दावे बड़े बड़े हैं कि भैया हमसे बेहतर कोई क्रिकेटिंग नेशन है ही नहीं जो होस्ट कर सकता है। और जब होस्टिंग पे बात आती है तो आप इस तरीके से दिखाते हैं चीज़ें करके। कहीं ना कहीं आईसीसी देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लगातार जितनी मेहनत कर सकता है कि भाई यहाँ पे अच्छी तरीके से होस्ट हो जाए। लेकिन अगर नेशनल टीम जो है आपकी या जो देश है आपका वो क्रिकेट को लेके इस तरीके से कर रहा है, आप एक बेसिक सी चीज़ देखिए ना, पैसे तो तब आएंगे ना जब दर्शक उसको एंजॉय करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग में इनको लगातार पंगा पड़ गया। ब्रॉडकास्टिंग में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 3.2 मिलियन इनको मिलेंगे, बिलियन मिलेंगे, उसका आधा मिलता है। 1.6 पे बात बनती है, डील फाइनल होती है 5 साल के लिए। अपना सरकारी चैनल पाकिस्तान टीवी जो है वो खुद ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता इनके मैचेस को, इनके होम मैचेस को, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहता। दर्शकों को पहले 50 रुपए टिकट रखी गई पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, इंडियन मनी में वो 15 रुपए हो रहे हैं। 15 रुपए की टिकट कोई नहीं देखना चाहता है। चलिए सब छोड़िए, आपको पैसे नहीं देने हैं,
फ्री कर दिया गया टिकट कि भाई आप फ्री में आइए टेस्ट मैच देखिए। फ्री टेस्ट मैच भी देखने कोई नहीं आ रहा है। इससे बुरी हालत एक देश की, एक क्रिकेटिंग नेशन की क्या हो सकती है, वो भी तब जब ये वन नेशन स्पोर्ट माना जाता है कि यहां केवल क्रिकेट को प्यार मिलता है, बाकी स्पोर्ट तो मर ही गए। हॉकी इतना प्रचलित खेल था पाकिस्तान में जो ऑलरेडी डेड हो चुका है। अब हॉकी की टीम आप कहीं भी नहीं देखते हैं, कहीं किसी बड़ी टीम को चैलेंज करते नहीं देखते हैं, छोटी छोटी टीमों से हार जा रही है, तो वहां तो गेम खत्म है। लेकिन अब जाके पाकिस्तान जो एक वन नेशन स्पोर्ट माना जाता था, क्रिकेट को कहते थे कि भाई किसी को प्यार मिले ना मिले, क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को काफी प्यार मिलता है। अब ना लोग बाबर आजम को देखना पसंद कर रहे हैं, ना मोहम्मद रिजवान चाहिए उनको, ना शाहीन शाफरीदी चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लोगों को जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो खेलना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे। जब देखेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया के पास बैक टू बैक इतने हीरो निकल रहे हैं, तब जाके आज हम इतने सारे खिलाड़ियों को देखते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तरीके से पैसे जुटाना, ये सारे काम करना, बड़ा दुख होता है देख के पाकिस्तान जैसे नेशन को, जहां से इतने लेजेंडरी खिलाड़ी निकले हैं। उस देश की ऐसी हालत बहुत बुरा लगता है देख के। बिल्कुल जी, मैदान के अंदर मैदान के बाहर पाकिस्तान की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता नज़र आती है, बुरी नज़र आती है। अब इसको कैसे सुधरेगी ये पाकिस्तान समझे, मगर चीज़ जो है वो बड़ी नाजुक दौर से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट गुजर रही है और वर्ल्ड को जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की भी ज़रूरत है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ विशेस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें वहाँ पर सुधरें, एक कॉम्पिटिटिव नेशन जो है ना क्रिकेटिंग सर्कल में वो बना रहे। चलिए जी, आज के शो में बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।